दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन के संविधान की। तो दोस्तों क्या आपको मालूम है कि ब्रिटेन का जो संविधान है इसे सभी संविधानों की जननी माना जाता है, क्योंकि ये जो संविधान है ना, ये सबसे पुराना संविधान है। ये जो संविधान था ये कुलीनवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित था, और शायद यही वजह थी कि राजतंत्र के होते हुए भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रातिनिधिक शासन का विकास हुआ। और फिर इस अलिखित संविधान पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र तीनों का प्रभाव पड़ा। मतलब ये कि ये जो संविधान था ना, ये कुलीन वर्ग यानी समाज राजनीति में ऐसे सदस्य होते थे जो समाज में अन्य सदस्यों की तुलना में एक हाई पोस्ट यानी उच्च स्थान रखते थे। और कुलीन वर्ग का सबसे उच्च स्थान यानी सर्वोच्च स्थान शासक का होता था, जैसे सम्राट या फिर महारानी। वैसे अगर अब हम बात करें तो आमतौर पर भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर श्रीलंका जैसे गणतंत्र देशों में कोई सरकारी मान्य कुलीन वर्ग नहीं होता। लेकिन यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब जैसी आधुनिक राजशाहियों में ये आज भी देखने को मिलता है। और इसी कुलीन वर्ग से प्रभावित होकर ब्रिटेन ने राजतंत्र के होते हुए भी प्रतिनिधि शासन और प्रजातांत्रिक संस्था का विकास किया। प्रतिनिधि शासन वो होता है जिसमें जनता प्रतिनिधियों को सीधा चुनती है, जैसे हमारे देश में होता है। और प्रजातांत्रिक संस्था मतलब सरकार का एक राजनीतिक रूप जिसमें शासन से संबंधित शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मिलती है। तो ये तो हुआ बेसिक नॉलेज, क्योंकि जिस देश की शासन प्रणाली से हमारा अपना भारत देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, श्रीलंका जैसा देश प्रभावित है, तो खुद ब्रिटेन किस शासन प्रणाली से प्रभावित था ये हमारा जानना जरूरी है। तो ब्रिटेन किसी देश की शासन प्रणाली से नहीं बल्कि अपने ही देश के कुलीन वर्ग की शासन प्रणाली से प्रभावित था। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरे देशों के आदर्श प्रजातंत्रों में से ब्रिटिश एक आदर्श प्रजातंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग मिसाल रखता है। और यही कारण है कि इसे सारे संविधानों की जननी माना जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अर्थ क्या होता है। ब्रिटेन का जो संविधान है ये पूरी दुनिया का केवल एक ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ है और न ही इसे कहीं लिखा गया है। और इसीलिए शायद ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। यानी ब्रिटेन के पास ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज, डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें सारे कानून, नियम और विनियमों को बताया गया हो या फिर लिखा गया हो। ब्रिटेन के अलावा और भी ऐसे कई देश हैं जिसमें लिखित संविधान नहीं है, जैसे इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। अब ये जो अलिखित संविधान होता है ना, ये एक लंबा समय लेकर विकसित होता है, जिसमें समय के साथ साथ नए कानून और नियम जोड़े जाते हैं। मतलब ये जो संविधान होता है ना, इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो संविधान होता है ना, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन हमारे सामने आती है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग नियम व कानून बनाए जाते हैं। और इस अलिखित संविधान वाले देश में संसद सबसे ऊपर होती है, और इसमें न्यायपालिका के पास जो शक्तियां होती है ना, वो थोड़ी सीमित होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रिटेन का संविधान है ये कब और क्यों बनाया गया। भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश आज संविधान के अनुसार चल रहे हैं, तो ऐसे में हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर संविधान की नींव कब, कैसे और किन हालातों में रखी गई। तो हमारे संविधान की जो अवधारणाएं हैं वो 1215 ईस्वी में ब्रिटिश राजतंत्र के दौर में जो मैग्ना कार्टा जारी हुआ था ना, उसी के साथ पनपी थी। और इस मैग्ना कार्टा को महान अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। 15 जून 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन और सामंतों यानी बैरन के बीच एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर मंजूरी ली गई थी, और इसी दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा में पहली बार यह माना गया था कि कानून सबसे ऊपर है और राजा भी इसके दायरे में रहेंगे। इसमें सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए थे। और ये जो मैग्ना कार्टा है इसे 13वीं सदी की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि ये जो पत्र था ना, इसमें लोकतांत्रिक अधिकारों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दौर में राजा के अगेंस्ट उनके सामंतों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जो सामंत लोग थे ना, वो राजा की ज्यादतियों और करों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और बहुत ज्यादा तंग होकर सामंतों ने यह ऐलान कर दिया कि वो लोग राजा के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग देंगे। बस फिर क्या था, ब्रिटेन में गृह युद्ध की नौबत आ गई। फिर इस मैग्ना कार्टा ने इस युद्ध को खत्म करने में मेन रोल निभाया। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद 15 जून 1215 ईस्वी में लंदन में थेम्स नदी के किनारे रनीमेट नामक जगह पर किंग जॉन ने इस दस्तावेज पर मजबूरी और भारी दबाव से सहमति जताई, जिसमें 49 यानी 49 समझौते थे। और फिर किंग जॉन की मौत के बाद उनके बेटे हेनरी ने मैग्ना कार्टा को ब्रिटेन में लोकतांत्रिक कानून और संवैधानिक व्यवस्था का आधार बनाया। इसी ने मानव अधिकारों की नींव रखी। इसमें लिखे मानव अधिकारों को कई देशों ने अपनाया, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। यहां तक कि हमारे देश यानी भारत की जो शासन प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से प्रभावित है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली में एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेष अधिकार, संसदीय और द्विसदनवाद को ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन का संविधान किससे प्रभावित था और कब और किन हालातों में ब्रिटेन का संविधान बना। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान को राजतंत्र क्यों कहा जाता है। ब्रिटेन में संवैधानिक तौर पर राजतंत्र लागू है, क्योंकि ब्रिटेन के राजा या रानी को चुनने का जो काम होता है, इन्हें चुनने का जो फैसला लेता है, वो इनका खुद का शाही परिवार ही लेता है। और ये जो सिलसिला है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी वंशानुगत होता है।
इसीलिए ब्रिटिश ताज को संभालने वाला कॉमनवेल्थ देशों का प्रमुख होता है, क्योंकि देश में राजघरानों, संपत्ति और महलों का दबदबा होता है। मतलब ये कि ब्रिटेन में राजा या रानी वंशानुगत होते हैं। हमारे देश की तरह नहीं है कि जनता के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाएगा, और ना ही राष्ट्रपति को कोई ऐसी पावर दी जाती है कि वो सिर्फ एक ही देश का प्रमुख होगा। ब्रिटेन में एक संस्थागत राजा होता है जो एक सत्ताधारी सरकार का प्रतीक है, जिसे हम क्राउन कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इसे क्राउन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्राउन तो ताज होता है। शुरुआत से ही ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था थी जहां शासन किसी एक व्यक्ति या एक ही राजवंश या परिवार के हाथ में होता था, और वहां का मुख्य शासनकर्ता राजा होता है, और राजा ही शासन का सर्वे सर्वा यानी सब कुछ होता है। मतलब ये कि राजा के आदेशों को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि निरंकुश राजतंत्र में लोकतंत्र का अभाव होता है? तो ऐसे में राजमुकुट राजा की शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, जिसे वे सिंहासन पर बैठते समय पहनते थे। लेकिन अब वर्तमान में राजमुकुट ने एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिसमें सम्राट यानी राजा, कैबिनेट, संसद, लोक सेवाएं और वो सारी संस्थाएं शामिल हैं जिनके जरिए प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, और आपके समझ में भी आ गया होगा कि शुरू में राजा और राजपद में कोई अंतर नहीं होता था, क्योंकि राजा ही राजमुकुट था और राजमुकुट ही राजा हुआ करता था। सारी शक्तियों का उपयोग राजा के जरिए ही किया जाता था। लेकिन अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विकास होने के बाद राजा और राजपद के भेद में महत्व बढ़ गया है, क्योंकि राजा की जितनी भी शक्तियां थी उनके पास, वो अब संस्था के राजा को दे दी गई है। और इसी को समझाने के लिए प्रोफेसर ऑक कहते हैं कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्री और संसद का सम्मिश्रण। ये वो संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। लेकिन प्रोफेसर नेविल कर्क के अनुसार संवैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे शक्तियां जो किसी काल में उनके पास हुआ करती थी, उनके नाम से ही उनका पालन होता है। हुआ यूं है कि राजा की शक्तियां व्यक्ति से निकलकर संस्था में आ गई है, और इसे ही क्राउन कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्राउन की शक्तियों के बारे में। ब्रिटिश सम्राट यानी क्राउन को विशेष तरह की शक्तियां दी गई है, और क्राउन किस हद तक इन शक्तियों का यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। क्राउन को कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई है, जैसे संसद के विघटन का अधिकार। क्राउन को यानी राजा को एक विशेष अधिकार होता है कि वो लोक सदन में कभी भी विघटन कर सकता है, यानी क्राउन किसी भी समय संसद को भंग कर सकता है। लेकिन अगर क्राउन संसद को भंग करना चाहते हैं तो आमतौर पर प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही भंग कर सकते हैं। दूसरी शक्ति है मंत्रियों के बर्खास्तगी संबंधी अधिकार। राजा को मंत्रियों को हटाने का अधिकार है, लेकिन सच ये है कि राजा अपने इस अधिकार का मनमाना उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर राजा प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्रियों को हटा देता है तो ये प्रधानमंत्री से दुश्मनी लेने के बराबर होता है, और ऐसा करना राजा के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी शक्ति है प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का अधिकार। अब अगर हम बात करें राजा की, तो वो वास्तव में सरकार के फैसलों पर मोहर लगाता है और संसद की इच्छा से शासन करता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के चयन की, तो उसे इस मामले में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए इनवाइट करना पड़ता है, जिसने प्रधानमंत्री बनने और सरकार बनाने के लिए चुनाव जीता है। और जहां तक दूसरे मंत्रियों का चयन का सवाल है, तो राजा को प्रधानमंत्री की इच्छा का आदर करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि जब राजा को अपने विवेक बुद्धि से काम करने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब यह तय ना हुआ हो कि बहुमत दल का नेता कौन है। इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश राजा राज्य करता है, शासन नहीं। क्योंकि हुआ क्या कि राजा को विशेष अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन साथ में उनसे यह भी कहा गया कि आप इन अधिकारों का जो प्रयोग है वो किसी ना किसी मंत्री की सलाह पर करेंगे, यानी अपनी खुद की इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। और जब राजा अपनी इच्छा से खुद कुछ नहीं कर सकता, तो उसे किसी गलती के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्हें जो भी काम करना होता था वो मंत्रियों की सलाह और परामर्श के अकॉर्डिंग करना होता था, इसलिए वो खुद तो किसी गलती के लिए जिम्मेदार हो नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मंत्री लोग कोई भी गलत काम राजा की आड़ लेकर करते रहे। मंत्री लोग अपने गलत कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, राजा नहीं होता। तो ब्रिटेन के संविधान का अर्थ, परिभाषा और ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों के बारे में जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो ब्रिटेन की प्रथाओं और परंपराओं का एक मिश्रित रूप है जो लिखित में नहीं है। तो इस बेसिक जानकारी के बाद अब हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो इसकी पहली और मुख्य विशेषता ये है कि ये प्राचीन संविधान है, क्योंकि ये विश्व के सबसे प्राचीन संविधानों में से एक है। ब्रिटेन में ही सबसे पहले संवैधानिक शासन प्रारंभ किया गया था। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये मिश्रित शासन प्रणाली है। मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है वो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण है। ब्रिटेन में एक राजा भी होता है जिसे क्राउन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह भारत के राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र का कार्यपालक होता है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र, राजतंत्र और प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी विशेषता है विकसित संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकास का परिणाम है, और इसे बनाने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, भारत आदि देशों की तरह संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, और ना ही इस संविधान की कोई घोषणा की गई थी। ये तो अंग्रेजी समाज के साथ ही विकसित हुआ है। चौथी विशेषता है अलिखित संविधान।
जैसा कि मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। मतलब इस संविधान के कानून, नियम और विनियम किसी भी दस्तावेज पर लिखे हुए नहीं है। जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत में लिखित संविधान है। पांचवी विशेषता है लचीला संविधान। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो बहुत ही ज्यादा लचीला है और ये संविधान अपने लचीलेपन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि इस संविधान में बहुत ही आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो सामान्य कानूनों की तरह ही है। छठी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है। उससे ब्रिटेन में कानून बनाने की असीम शक्ति है। अगर हम कानून की नजर से देखें तो ब्रिटेन की संसद को टक्कर देने वाली विश्व में कोई संसद नहीं है। और इसीलिए एक विद्वान ने कहा भी है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। इसके साथ साथ ही ब्रिटिश संसद को संविधान में संशोधन करने की भी असीमित शक्ति प्राप्त है। सातवीं विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, क्योंकि केंद्रीय सरकार ही पूरे देश का शासन चलाती है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रशासन की सुविधा से पूरा देश अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ है और इन इकाइयों को थोड़ी बहुत शक्तियां भी दी गई है। लेकिन ये जो शक्तियां ये उन्हें संविधान के द्वारा नहीं मिली है, ये केंद्र सरकार ने दी है। और अगर केंद्र सरकार चाहे तो इन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। आठवीं विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन है, वहां कानून से ऊपर कोई नहीं है। सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता है। ब्रिटेन के हर नागरिक पर एक जैसा कानून लागू होता है। नौवीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष नहीं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वहां के सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। वहां के राजा या रानी के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म का होना जरूरी है, लेकिन मंत्रिमंडल और संसद के सदस्य किसी भी धर्म के हो सकते हैं। अब 10वीं और लास्ट विशेषता है पितृगत सिद्धांत। ब्रिटेन का संविधान प्रजातंत्र के साथ साथ राजतंत्र पैतृक सिद्धांत पर आधारित है। ये पैतृक व आनुवंशिक सिद्धांत का समर्थक है और इसीलिए लॉर्ड सभा के मोस्ट ऑफ सदस्य आनुवंशिक पेयर है। और इसका मेन कारण ये है कि वहां के लोग रूढ़िवादिता और अपनी प्रचारी संस्थाओं व मान्यताओं के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा व निष्ठा रखते हैं। तो ये तो थी कुछ खास विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान की। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। ब्रिटेन की जो संसद है वो द्विसदनीय विधायिका है, इसलिए इसमें दो सदन होते हैं। पहली है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी प्रभु सदन और दूसरी है हाउस ऑफ कॉमन्स यानी आम सदन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दो तरह के लोग होते हैं, लॉर्ड्स स्पिरिचुअल और लॉर्ड्स टेम्परल। और ब्रिटेन के संविधान में 25 अनुच्छेद हैं, जो वेस्टमिंस्टर और एडिनबर्ग में संसदों द्वारा पारित संघ के दो अलग अलग अधिनियमों का आधार बने। ब्रिटेन की जो संसद है वो विश्व के कई लोकतंत्रों के लिए उदाहरण थी और इसीलिए ये संसद मदर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। अब लास्ट में हम ये जानेंगे कि ब्रिटेन में राजतंत्र की संस्था बने रहने के क्या कारण है। तो इसका मेन कारण तो ये है कि ब्रिटेन के निवासियों को अपनी प्राचीन संस्थाओं के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है और यही कारण है कि लोकतंत्र के इस आधुनिक युग में ब्रिटेन में राजा का पद बना हुआ है। और दूसरा कारण यह है कि राजा का जो पद है वो लोकतंत्र के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बना। और तीसरा कारण है राजा की उपयोगिता, क्योंकि राजा राष्ट्र की एकता और सामाजिक जीवन का प्रतीक है। क्योंकि राजा जो है वो शासन सूत्र के संचालन में सहायक होता है। राजपद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास भले ही वास्तविक शक्ति ना हो, लेकिन वो चेतावनी देकर, सलाह देकर, प्रोत्साहन करके प्रशासन की भारी सेवा कर सकता है। क्योंकि इतना तो अब हमारे भी समझ में आ गया कि इतने सालों तक राज सिंहासन पर बैठने के बाद कोई भी राजा शासन के बारे में इतना कुछ जान लेता है जितना दूसरे व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ऐसे में उनसे अच्छा सलाहकार और कौन हो सकता है। उदाहरण के लिए 96 साल की महारानी ने 70 साल तक शासन किया। तो अब आप लोग खुद ही सोचो कि उन्हें शासन के बारे में कितना नॉलेज हो गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को समझने के लिए पहले आपको ब्रिटेन के संविधान को समझना पड़ेगा। तो चलिए ब्रिटेन के संविधान के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन का संविधान यानी यूनाइटेड किंगडम का संविधान। ब्रिटेन का संविधान उन सभी कानूनों और सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम का शासन चलता है। ये संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना के अनुसार हुआ है और न ही इसे कभी लिखा गया है। ब्रिटिश संविधान परंपराओं और सिद्धांतों पर बनाया गया है और इस संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुराने इस संविधान ने बाद वाले सारे संविधानों के लिए मार्गदर्शक का काम किया। और यही वजह है कि ब्रिटिश संविधान का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये जो संविधान है ये उन कानूनों और नियमों से बना है जो राज्य की संस्थाओं का निर्माण करते हैं और इसके साथ राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधों को भी नियमित करते हैं। ब्रिटेन के संविधान की मेन विशेषता ये है कि ये असंहिताबद्ध, अविभाजित और एकात्मक है और इसके दो स्तंभ है, कानून का शासन और संसदीय संप्रभुता। तो चलिए अब ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को डिटेल में देखते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है विकसित संविधान। विकसित संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसा संविधान जिसका कई वर्षों में विकास हुआ हो।
मतलब ये कि जो समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हुआ हो। तो देखो यहाँ पर एक होता है विकसित और एक होता है निर्मित। तो जो निर्मित संविधान होता है उसका निर्माण किसी संविधान सभा के जरिए किया जाता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो एक निर्मित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का किसी संविधान सभा ने निर्माण नहीं किया है, बल्कि वो खुद धीरे धीरे विकसित हुआ है। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। विश्व के अलग अलग प्रगतिशील देशों के संविधान जहां लिखित हैं, वहीं ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। इसका मतलब ये है कि उनके पास ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानूनों, नियमों और विनियमों को परिभाषित करता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में सरकारी कामकाज, उनके नियमों का अधिकांश भाग अलिखित है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान का विकास क्रमिक रूप से दूसरी संस्थाओं के विकास के साथ हुआ है और उसे कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि उसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और इसका मेन कारण है उनकी व्यवहारिक और स्पष्ट सोच। इसी वजह से विधि के शासन का प्रतीक ब्रिटेन बिना लिखित संविधान के इस प्रतीक को बनाए हुए है, जो इसकी खास विशेषता है। अलिखित संविधान का मतलब होता है कि जिसका ज्यादातर भाग अलिखित रूप में यानी किसी दस्तावेज पर लिखा हुआ नहीं होता, मतलब परंपराओं के रूप में होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, इसलिए इसे लिखा नहीं गया। तीसरी विशेषता है लचीला संविधान। लचीला संविधान मतलब एक ऐसा संविधान जिसमें संशोधन या परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो नॉर्मल यानी सामान्य कानून है और संवैधानिक कानून है उसमें कोई भी अंतर नहीं किया जाता। मतलब संशोधन या बदलाव उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से किए जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रावधान औपचारिक रूप से शामिल नहीं होते हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है, जिसमें कभी भी कहीं भी बहुत आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं। चौथी विशेषता है एकात्मक संविधान। तो एकात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें पूरे देश पर केवल एक ही सरकार शासन करती है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन की जो केंद्रीय सरकार है वही पूरे ब्रिटेन में शासन करती है, जिसमें वो अपनी शासन सुविधा के लिए क्षेत्रीय इकाइयां, स्थानीय सरकार आदि का गठन और विघटन कर सकती है। तो ये तो था एकात्मक संविधान। इसी के साथ एक और संविधान होता है जो होता है संघात्मक संविधान। मतलब क्या है ना कि एक होता है एकात्मक संविधान जो कि ब्रिटेन में है और दूसरा होता है संघात्मक संविधान। तो संघात्मक संविधान में क्या होता है कि केंद्रीय सरकार भी शासन करती है और राज्य की सरकार भी शासन करती है, लेकिन ब्रिटेन में एक ही सरकार शासन करती है, इसलिए ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। पांचवी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता या संप्रभुता। तो देखो ब्रिटेन में क्या है ना कि संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि संसद को कोई भी किसी भी प्रकार का कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए डे लॉल्मे का कहना है कि ब्रिटिश संसद किसी औरत को आदमी और आदमी को औरत में बदलने के सिवा कुछ भी कर सकती है। तो अब आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश संसद जो है वो मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकती, लेकिन किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या फिर उस कानून को हटा सकती है। मतलब ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश संसद कानूनों को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश ताज को संसदीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। छठी विशेषता है विधि का शासन। दोस्तों ब्रिटेन जो है वो विधि के शासन के लिए पूरे विश्व में फेमस है, क्योंकि विधि के शासन की न सिर्फ यहीं से शुरुआत हुई थी, बल्कि सही मायने में या फिर ये कह लीजिए कि अपने सबसे अच्छे अर्थ में वो वहीं पर लागू है। विधि के शासन का अर्थ होता है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। मतलब जो भी होगा वो विधि के यानी कानून के अनुसार ही होगा, क्योंकि विधि की नजर में सभी समान है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम आदमी। विधि के शासन को सबसे अच्छे तरीके से जिसने बताया है वो है डायसी। इन्होंने कानून के तीन अर्थ बताए हैं। पहला है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। इसमें इन्होंने बताया कि देश में सामान्य कानून ही सर्वोच्च है, जिस पर किसी की भी इच्छा शक्ति का प्रभाव नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कानून के जरिए ही शासित है। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। डाइसी ने कहा कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो, सबके लिए एक ही कानून है। और तीसरा है स्वयं संविधान कानून की देन है, क्योंकि इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों का जो स्रोत है वो सामान्य कानून है जो न्यायिक निर्णयों के द्वारा लागू है, क्योंकि वहां का जो संविधान है इन कानूनों के फैसलों के जरिए ही विकसित हुआ है। सातवीं विशेषता है मिश्रित संविधान। दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि ब्रिटेन का संविधान मिश्रित संविधान है।
मिश्रित संविधान का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा शासन प्रणालियां पाई जाती हैं। तो ब्रिटेन का संविधान एक मिश्रित संविधान है, इसलिए इसमें तीन प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में तीन प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है। देखो, तीन प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसमें पहली है राजतंत्र, दूसरी है लोकतंत्र और तीसरी है कुलीन तंत्र। तो राजतंत्र यानी मोनार्की, मोनार्की वो शासन प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति यानी राजा शासन का सर्वे सर्वा होता है। मतलब राजशाही एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च अधिकार राजा में निहित होते हैं। एक व्यक्तिगत शासक जो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वैसे आमतौर पर ये एक राजनीतिक प्रशासनिक संगठन और कुलीन वर्ग के एक सामाजिक समूह के रूप में काम करता है। दूसरा है लोकतंत्र। तो जो सम्राट है वो किसका प्रतीक है? राजतंत्र का। और जो संसद है, खासकर संसद का पहला सदन और जो मंत्रिमंडल है या प्रधानमंत्री है, वो इसी का प्रतीक है, मतलब लोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र भी पाया जाता है। तीसरा है कुलीन तंत्र। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लॉर्ड सभा है ब्रिटेन की संसद की, वो एक तरह से कुलीन तंत्र का प्रतीक है, क्योंकि लॉर्ड सभा में कुलीन तंत्र वर्गों के जो व्यक्ति होते हैं वो चयनित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं। तो ब्रिटेन में तीन प्रकार का संविधान पाया जाता है: राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र। आठवीं विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में तीन मुख्य बातें आती हैं। तो पहली बात यह है कि कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका या मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद से ही चुने जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका या दो प्रकार के प्रमुख पाए जाते हैं। पहला है नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा है वास्तविक प्रमुख। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका या प्रमुख होता है वो होता है सम्राट, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री। दोस्तों, भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसीलिए भारत में भी ये तीनों विशेषताएं पाई जाती है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर कार्यपालिका का मतलब है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। दूसरी ये कि कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, मतलब जो मंत्री होते हैं, वो संसद के ही सदस्य होते हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रमुख या कार्यपालिकाएं होती है: नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो सम्राट यानी राजा होता है, और अगर हम भारत की बात करें तो वो राष्ट्रपति होता है। और अगर वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वो होता है मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री। नौवीं विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। तो देखो, हर शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में कुछ ही अंतर पाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ये जो अंतर है ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इसे हम तीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र है, क्योंकि सबसे सर्वोच्च क्या है ब्रिटेन में? सम्राट या राजा। तो सैद्धांतिक रूप से क्या है? राजतंत्र। और व्यवहारिक रूप से क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि क्या होता है कि शासन की वास्तविक शक्तियां जो होती है वो किस में निहित होती है? मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री में। इसलिए व्यवहारिक रूप में क्या पाया जाता है यहाँ पर? लोकतंत्र। अब दूसरा तरीका यह है कि सिद्धांत में संसद किस पर नियंत्रण रखती है? कार्यपालिका पर यानी मंत्रिमंडल पर। यानी संसद सैद्धांतिक रूप में किस पर नियंत्रण रखती है? मंत्रिमंडल पर। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? जो मंत्रिमंडल है वो संसद पर नियंत्रण रखता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि सिद्धांत में क्या होता है? संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहार में जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद पर नियंत्रण रखता है। और तीसरा तरीका है कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। अब शक्ति पृथक्करण क्या होता है? तो देखो, सरकार के तीन अंग होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगर ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपना कार्य करे तो उसको कहते हैं शक्ति पृथक्करण। तो ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से सरकार के तीनों अंग है और ये तीनों अंग अपना अपना कार्य भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर सैद्धांतिक रूप में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। लेकिन व्यवहार में सरकार के ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए व्यवहार में शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता। 10वीं और लास्ट विशेषता है सामान्यतः द्विदलीय पद्धति। दोस्तों, ब्रिटेन में जनरली द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, क्योंकि ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाते हुए भी बहुदलीय के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था को अपना रखा है। यहाँ पर अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी और मजदूर दल यानी लेबर पार्टी नामक दो दलों का अस्तित्व है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटेन में कोई तीसरा राजनीतिक दल नहीं हो सकता। ब्रिटेन में जितने चाहे उतने राजनीतिक दल बन सकते हैं, क्योंकि नए राजनीतिक दल बनाने पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अभी जनरली वहां पर दो ही दल पाए जाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में अभी द्विदलीय पद्धति का ही प्रयोग किया जा रहा है।
तो ये थी ब्रिटेन के संविधान की कुछ खास विशेष सम्राट की शक्तियां और उसके कार्यों के बारे में। तो सम्राट की शक्तियों और कार्यों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सम्राट और राजमुकुट क्या होते हैं। तो देखो, सम्राट वो व्यक्ति होता है जो एक खास समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है, और राजमुकुट राज्य शक्ति का वो प्रतीक होता है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। देखा जाए तो ये जो प्रथा है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति के द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, बस तभी से उसे शासन की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। इसलिए राजमुकुट राज शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट ही राजमुकुट था और राजमुकुट ही सम्राट। लेकिन अब वर्तमान समय में ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। सम्राट और राजमुकुट का जो अंतर है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और इनके बिना ब्रिटिश संविधान का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए ग्लेडस्टोन ने कहा कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं जितना महत्वपूर्ण सम्राट और राजमुकुट का भेद है। तो देखो, शासन के पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी। लेकिन ब्रिटेन में आज क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ, तो उसका सीधा साधा रूप ये है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी, अब संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से राजा और राजमुकुट के भेद को जान लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान के विकास को समझा जा सकता है। मतलब ये कि राजमुकुट राजसत्ता का वो प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के टाइम पर अपने मस्तक पर धारण करता है। लेकिन वर्तमान समय में राजमुकुट को एक संवैधानिक अर्थ भी मिल गया है। तो इस संवैधानिक अर्थ का मतलब ये है कि राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति के रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वो सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। इसीलिए सर सिडनी लॉ ने राजमुकुट को सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना कहा। तो वही प्रोफेसर ऑग ने राजमुकुट की व्याख्या करते हुए कहा कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां और विशेष अधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर राजमुकुट का मतलब पूरी सरकार से है। तो चलिए अब बात करते हैं सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियों के बारे में। तो सिद्धांत के रूप में ब्रिटिश सम्राट को बहुत ज्यादा व्यापक शक्तियां प्राप्त है। कानून के अनुसार सम्राट व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष और इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान है। इसके साथ साथ इस सारी सैन्य शक्तियों का नियंता और चर्च का अध्यक्ष भी है। सम्राट की जो शक्तियां हैं उनका विकास दो स्रोतों से हुआ है। पहला है राजकीय विशेष अधिकार और दूसरा है संसदीय अधिनियम। तो सम्राट की शक्तियों में पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियां। तो यहाँ तक अब हमारे इतना तो समझ में आ ही गया कि राजमुकुट का जो मेन संबंध है वो कार्यपालिका से है, क्योंकि कार्यपालिका के रूप में उसके जो कार्य हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए उन्हें बहुत व्यापक रूप में यानी बड़े रूप में शक्तियां प्राप्त है। तो कार्यपालिका के रूप में उनकी जो शक्तियां है वो कुछ इस प्रकार है। तो राष्ट्र मुकुट का सबसे बड़ा काम सारे कानूनों को संचालित करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और राज्य के सारे उच्च अधिकारी और जल, थल और नौसेना के सारे पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ब्रिटेन के दूसरे देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य और अधीनस्थ प्रदेशों के शासन जैसा कार्य भी राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किया जाता है। इसके साथ ही राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति भी करता है। युद्ध की घोषणा और संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंदर ही आते हैं। राजमुकुट के द्वारा ही अपराधियों को क्षमा या माफ किया जाता है, या उनके दंड को कम करने का कार्य भी किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार में होती है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का संचालन और नियंत्रण करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। तो इस तरीके से कार्यपालिका के क्षेत्र में राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियां बहुत व्यापक रूप में हैं। इसीलिए ऑग ने राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बराबर बताया है। तो पहली शक्ति थी कार्यपालिका के संबंध में शक्तियां। अब दूसरी शक्ति है व्यवस्थापिका के संबंध में शक्तियां। राजमुकुट को व्यवस्थापिका से संबंधित बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन में कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद के साथ साथ राजा को भी प्राप्त है। इस तरह से राजमुकुट के द्वारा
संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में राजमुकुट की जो शक्तियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पियर बनाने का अधिकार है और राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वो ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। यहाँ तक कि लोक सदन के चुनाव की डेट भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित भी करता है। देखा जाए तो लॉर्ड सभा एक ही स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। संसद के स्टार्टिंग में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि सम्राट का भाषण उनके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और राजा उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर राजा यानी सम्राट के हस्ताक्षर न हो गए हों। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं और अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। पिछले कुछ सालों से राजमुकुट को व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक और शक्ति मिल गई है और वो है सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। राजमुकुट ये जो काम है वो मंत्री और प्रशासनिक विभागों के जरिए करता है, इसलिए इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तीसरी जो शक्ति है वो है न्याय संबंधी शक्तियां। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है और इसीलिए न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन के सारे न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम भी कर सकता है और उन्हें क्षमा भी प्रदान कर सकता है। चौथी शक्ति है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। इंग्लैंड में एलिंगलैंड चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वो चर्च के सारे अधिकार जैसे आर्क बिशप, बिशप, डेन, कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन भी बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयक पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। 1919 से चर्च के प्रबंधन के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हो गई है और इस सभा द्वारा जो नियम पारित होते हैं उस पर राजमुकुट की स्वीकृति जरूरी है। धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की स्थिति के कारण ही उसे धर्म रक्षक कहा जाता है। पांचवी शक्ति है सम्मान का स्रोत। राजमुकुट को यह अधिकार है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके और इस प्रकार के उपाधियों में ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। तो ये तो हुई सम्राट की शक्तियां और उसके कार्य। अब बात करते हैं सम्राट की वास्तविक स्थिति के बारे में। अगर सैद्धांतिक दृष्टि से शासन करने की सारी शक्तियां ब्रिटेन में सम्राट के हाथों में है, तो व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा नहीं बल्कि कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट तो संसात्मक कार्यपालिका का केवल औपचारिक मुखिया है जो राज्य करता है, शासन नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रिटेन में शासन का सारा काम राजा के नाम पर होता है, लेकिन वास्तविकता में ये सारे काम प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और हर सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि सम्राट के प्रति। इसलिए ये स्पष्ट है कि वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, न कि सम्राट। मतलब ये कि सम्राट के वास्तविक अधिकार 0 है, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग राजा के नाम से ही किया जाता है। इसलिए वर्तमान समय में ब्रिटेन का सम्राट शासन का औपचारिक प्रधान है और उसके अधिकार नाम मात्र के